तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 146 तक एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। ठीक, फर्स्ट जज और फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज केस क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है, अपील क्या होती है, आर्टिकल 136 वगैरह सारे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 124। संविधान में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन आर्टिकल 124 में, उसमें लिखा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, और जब तक संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा को कानून ना बना दे तब तक कितने जज होंगे, 7 जजों से मिलकर बनेगी। मतलब 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगी। तो मतलब अगर संविधान जब लिखा गया था, आज भी आर्टिकल 124 में लिखा है कि देश में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। दूसरा, साथ में 7 न्यायाधीश होंगे, मतलब टोटल 8 होंगे, जब तक संविधान कोई संसद संविधान नहीं, संसद को कानून लेके इसका प्रावधान नहीं करती है। फिर क्या होता है कि संसद ने क्या किया, प्रावधान कर दिया। अब आज लेटेस्ट में देखिए, वर्तमान समय में टोटल अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो है 34। उसमें एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 है मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जब देश 1950 में संविधान लागू हुआ था उसमें कितने जज थे, 8। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक है 7 है अन्य न्यायाधीश। अब कहते हैं कि बार बार संख्या बदलनी, इसके लिए क्या संविधान संशोधन होगा, नहीं। इसकी संख्या संशोधन अधिनियम आएगा, बिल आएगा नॉर्मल, अब उस बिल से होता। आज अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 34। लेकिन अभी आप न्यूज पढ़ रहे होंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल 2026 की मंजूरी अप्रूवल दे दी गई। अब ये बिल पास होता है, जब बिल पास हो जाएगा 2026 वाला बिल, तो टोटल संख्या हो जाएगी 37। तो खुद न्यायाधीश प्लस एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल पद कितने हो जाएंगे, 38। अब देखो यहाँ पे करंट क्या है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दिया, क्या कानून बन गया, नहीं। अभी भी कानून का तहत अभी भी टोटल सीट 34 ही है, अभी तो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। अभी संसद में बिल जाएगा, क्या जाएगा, संसद में बिल जाएगा, फिर लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग वो पारित होगा। कैसे पारित होगी, उनकी संख्या के लिए साधारण बहुमत वाला या सिंपल मेजोरिटी से बिल पारित होना चाहिए दोनों में, तब जाके संख्या बढ़ेगी। अब टोटल जब संविधान लागू हुआ था, आर्टिकल 124 में बोला गया कि कितनी संख्या होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के, कितनी संख्या बताई गई है, 7। कितनी बताई गई थी, 7 1950। 1956 में संसद ने कर दी 10, 60 में 13, 77 में 17, 86 में 25। उसके बाद में देखें 2008 में 30 और 2019 में 33 और 2026 में 37 ये संख्या कर दी गई। अब 2026 में 37 कर दी गई, मतलब क्या, मंजूरी मिल चुकी है। ये बिल पार्लियामेंट में आएगा, पास होती टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 37। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर इंक्लूड करते हैं तो कितनी हो जाएगी भाई, 38। अब देखो आपसे छोटा सा एमसीक्यू ऐसे पूछे, जल्दी से इसका जवाब देता हूं। एमसीक्यू है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों को चुनिए। अनुच्छेद 124 स्वयं न्यायाधीशों की संख्या निश्चित संख्या तय करता है। संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। वर्तमान स्वीकृत शक्ति सीजीआई सहित 38 है। क्या होगा, एक 124 में स्वयं ने संख्या निश्चित कर रखी है 7 की, अगर संसद कानून नहीं बनाता है तो पहला सही। संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, हाँ बढ़ा सकती है। अब ये क्वेश्चन, तो वर्तमान स्वीकृत शक्ति सहित सीजीआई सहित टोटल 33 पद है, 38 पद है। क्या सही है गलत, ये गलत है। अभी तो कैबिनेट में बिल आया है ना, कैबिनेट में बिल है, अभी 34 ही है। कितनी है, अभी 34 है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, इस कथनों को देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विधेयक स्वतः कानून बन जाता है। कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसी चीज को स्वीकृति दे दी, क्या कानून बन जाएगा, मैंने क्या बताया, नहीं। फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, ये होगा ना, तो ये गलत है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम स्वीकृत शक्ति, मतलब जो जजों की संख्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कितनी है, 34 है, हाँ 34 है। लेकिन
2026 का अगर विधेयक पारित हो जाएगा, टोटल कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत। तो क्या हो जाएगा सही? ए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो टॉपिक अब कहा गया है कि आर्टिकल 124 का क्लोज टू, कौन सा? आर्टिकल 124 का क्लोज टू कहता है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, अब उनकी नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के राज्यों के उस न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, मतलब उनके एडवाइस लेने के बाद में राष्ट्रपति हैं अपने हस्ताक्षर से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। और कब तक जज बना रहेगा? जब तक उसकी उम्र 65 साल नहीं हो जाती। कितनी? 65 साल तक की उम्र नहीं हो जाती, आयु प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब नियुक्ति होगी तब एडवाइस नहीं ली जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। मतलब मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़ के अगर किसी भी जज की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजीआई जो मुख्य न्यायमूर्ति है, उनसे एडवाइस लिया जाएगा। इसका मतलब मुख्य न्यायमूर्ति के समय एडवाइस का कुछ बोल रखा? कुछ नहीं बोल रखा। लेकिन आपको पूछे तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 65। अब कंफ्यूजन हो रहा है? देखो यहीं से शुरू होते हैं जजमेंट। ये थोड़ा आर्टिकल आराम से करें। 124 का क्लोज टू क्या कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उस न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से एडवाइज करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, फिर न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नहीं, अन्य जजों की नियुक्ति करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अकेले नहीं। उससे पहले क्या करेगा? वो अन्य कुछ न्यायाधीश से क्या लेगा? परामर्श लेगा, कंसल्ट करेगा। कंसल्ट का मतलब सलाह मांगेगा। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करना जरूरी आर्टिकल कहता है। ठीक, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई नया न्यायाधीश नियुक्त होना है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या लेंगे? राय लेंगे और उसको नियुक्त कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर परामर्श दिया है तो क्या वो मानना जरूरी है? क्या कंसल्टेशन है? अगर कंसल्ट दिया है क्या वो मानना जरूरी है? क्या सहमति है? नहीं। शुरुआत में इसका अर्थ देखो, अब आता है कोलेजियम सिस्टम, यहीं से शुरू होता है। आप 1981 तक के केस देखोगे, फिर 1993 से पहले के जितने केस थे उसमें कहा गया है परामर्श का मतलब है प्रेसिडेंट माने या ना माने। लेकिन 1993 के बाद में जो भी अगर परामर्श दिया जाएगा, कंसल्टेशन दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, वो मानना पड़ेगा। किसके बाद में? 1993 के बाद। 93 से पहले मानना जरूरी नहीं था, लेकिन इसके बाद में मानना पड़ेगा। सेकंड जज केस अब इसी को पढ़ते हैं। देखो लिखा है कि ये शुरुआत में था कि राय नहीं माननी, अब इसी को शुरू होता है। पहला न्यायाधीश मामला, एसपी गुप्ता नाम के एक वकील थे, उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। केस यह था कि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों से परामर्श कंसल्ट करेगा। अब यहीं से ये झगड़ा है। क्या झगड़ा है कि परामर्श का मतलब क्या है? कि अगर उन्होंने जो राय ली उस राय के अनुसार काम करे, वो मानना बाध्यकारी नहीं है। तो एसपी गुप्ता जो वकील थे वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। एसपी गुप्ता और अन्य लोगों ने अदालत में कहा अगर सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, स्थानांतरण और अवधि पर बहुत नियंत्रण करेंगे तो न्यायपालिका क्या नहीं रहेगी? स्वतंत्र नहीं रहेगी। अब ये कहोगे कि एसपी गुप्ता क्यों चले गए? कोई सपना आया था? नहीं। तो पुरानी ये कहानी है। क्या कहानी? कहानी दिखाता हूं। 1950 से और 1973 से पहले की कहानी देखते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन जो वरिष्ठ था, जो सीनियर था, उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? यह एक अलिखित नियम है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश क्या बनेगा? अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो मतलब किस चीज को दी जा रही है? वरिष्ठता, मतलब जो सीनियरिटी है उसको सबसे पहले माना जाता है। लेकिन 1973 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखो अब सरकार और कोर्ट टकरा रही है, इधर इंदिरा गांधी है प्रधानमंत्री, उधर से केशवनाथ भारती केस में एक जजमेंट आता है कि संसद की शक्ति सीमित है। क्या? संसद की शक्ति सीमित है और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वो नहीं बदल सकते। इस निर्णय से सरकार कोर्ट से नाराज हो गई। नाराज हुई तो सरकार ने क्या किया?
सरकार ने जो पहले 1950 से 1973 तक क्या परंपरा थी, मैंने क्या बताया, जो सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। सरकार ने इस परंपरा को तोड़ के जस्टिस एएन राय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। और 3 जज जो सीनियर थे, जिनको जज बनना था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो नहीं बन पाए। जस्टिस जेएम शेलेट, हेगड़े और ग्रोवर, इन तीनों को बाईपास करके सरकार ने क्या बना दिया, नमस्कार भाई, ठीक है, तो इन्होंने क्या बना दिया, एएन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया पहली बार, क्योंकि उन्होंने सरकार का केस। फिर आता है 1977 में एक और मैटर आता है, जस्टिस एचआर खन्ना, एडीएम जबलपुर का केस था। इस केस में सरकार के पक्ष में जजमेंट नहीं आता है। तो आपातकाल के समय सभी न्यायाधीशों की सरकार के पक्ष में थे, लेकिन एचआर खन्ना ने सरकार के खिलाफ असहमति देकर इस केस में सरकार के खिलाफ जजमेंट दिया। अब इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, क्योंकि सीनियर यही थे। सरकार ने क्या किया, इनको हटा के इनके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। किसको, जस्टिस एमएच बेग को। किसको बनाया, जस्टिस एमएच बेग को बना दिया। अब उसी समय बहुत सारे न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया गया। जैसे मान लो दिल्ली का जज है, उसको सिक्किम भेज दिए, ठीक है, या दूसरे राज्य में भेज दिया जाए, ट्रांसफर। अब यहीं से लोगों ने सोचा क्या सरकार दबाव डाल रही है? अगर दबाव डाल रही है तो न्यायपालिका क्या स्वतंत्र होगी या सरकार के दबाव में काम करेगी? तभी केस होता है। एसपी गुप्ता एक वकील है और वो केस करते हैं। वो कहता है कि प्रारंभ का मतलब सहमति होना चाहिए। तब कोर्ट जजमेंट देता है 1981, इसे बोला जाता है फर्स्ट जज केस। तो कोर्ट ने बोला कि जो प्रारंभ है वो सहमति नहीं है, मतलब सरकार न्यायाधीशों की राय लेगी, लेकिन राय मानना सरकार के लिए जरूरी नहीं है, सरकार की शक्ति ही पावरफुल है। तो यहां से कोलिजियम शुरू नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे वही बात कर दी कि आप एडवाइस लेंगे प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे और अन्य न्यायाधीश एडवाइस देंगे, उस एडवाइस से काम करे तो करे, नहीं करे तो उनकी मर्जी है प्रेसिडेंट की। तो इस केस में भी कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। एफसी गुप्ता, अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे यूपीएससी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वरिष्ठता सिद्धांत को अनिवार्य बनाता है? संविधान नहीं बनाता, एक परंपरा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जो वरिष्ठ होगा वो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, कहीं नहीं लिखा, ये परंपरा है। ठीक, जिस परंपरा को 2 बार तोड़ा, सी किसने दिया जवाब भाई? बहुत सही। तो पहला क्या होगा, गलत होगा। 1977 एन रॉय की नियुक्ति ने वरिष्ठता परंपरा तोड़ी, ठीक। एचआर खन्ना ने को बनाया गया, ठीक। तो 2 और 3 सही होगा ना। अब देखो आगे चलते हैं। दूसरा न्यायाधीश मामला, वापिस फिर क्या हुआ कि वापिस वरिष्ठता क्रम तोड़ा जा रहा है। लोगों को लगा कि भाई सरकार न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर रहे हैं, ठीक। देखो ये जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ना, क्लास खत्म होने के बाद में बात करेंगे ना, क्लास के बीच में तो दूसरा टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। कल के पेपर के बारे में क्लास खत्म होगी, उसके बाद में बात करेंगे ना। टॉपिक से भटक जाएंगे, फिर थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। पहले इसी टॉपिक पर रहते हैं, उस पर बात करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। देखो दूसरा न्यायाधीश मामला आता है, वापिस जज। अब पहले जो न्यायाधीश मामला था, जज केस था, एचपी गुप्ता एक वकील है, वो चले गए। यहाँ पे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन क्या है? देखो सुप्रीम, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक रजिस्टर है कि भाई वो डॉक्टर, जो डॉक्टर है ना हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड, वो ही उसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अब मान लो 10 डॉक्टर बाहर कहेंगे भाई हम भी, हमारे पास भी डॉक्टर की डिग्री है, हम भी आके यहाँ पे किसी का इलाज करेंगे, नहीं कर सकते ना। वो रिकॉर्ड है कि वहां पे कौन काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रहता है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, कि वो ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो ही सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे, ठीक। अब उन लोगों का क्या था, उन लोगों ने अपना एसोसिएशन बना लिया, अपना संगठन बना लिया। उन्होंने केस किया, उन्होंने अपील की, केस की से यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम, दूसरा जज केस था 1993 में। तो न्यायालय ने इस जज केस में क्या किया, अपना पुराना फैसला बदल दिया। अब कहा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे जज की नियुक्ति में, वो मानना होगा। क्या होगा, प्रारंभ का मतलब है सहमति, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को क्या मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी, उसको आपको मानना पड़ेगा। अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला लेगा फैसला? नहीं। 1993 में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 वरिष्ठतम जो जज होंगे, 2 सीनियर जज और है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में, उनसे एडवाइस लेके, सलाह लेके वो प्रेसिडेंट को सलाह देगा कि भाई किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है।
अब यहीं से शुरू होता है कोलेजियम सिस्टम। तो शुरू में कितने जज हैं? 2 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितने हो गए? 3। ये दूसरा न्यायाधीश मामला है। अब मैंने क्या बोला था, एडवोकेट और रिकॉर्ड क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में हर वकील सीधे मामला दायर नहीं कर सकता, केवल विशेष रूप से मान्यता प्राप्त वकील होते हैं जिन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो इन्हीं का एक संगठन बना, इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट या जज केस दूसरा बोलते हैं 1993, इन्हीं केस से क्या होता है? कोलेजियम सिस्टम शुरू होता है। फिर आता है तीसरा न्यायाधीश मामला। ये कोई न्यायाधीश मामला नहीं था। KR नारायण साहब भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने आर्टिकल 143 का यूज किया। 143 से भी पढ़ेंगे आगे कि एडवाइज मांगना, कि 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो इसको थर्ड जज सुप्रीम कोर्ट बोला गया केस, लेकिन ये केस नहीं है ना। इसके अंदर क्या जजमेंट आता है? फिर वापस सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी एडवाइस देता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार करना होगा। अब क्या थर्ड जज के सुप्रीम कोर्ट ने कहा CJ अकेले निर्णय नहीं लेगा, कि अकेले निर्णय नहीं लेगा। पहले 2 थे, क्या अब 4 होंगे वरिष्ठतम। इसके साथ साथ अभी टोटल संख्या कितनी होगी? 5। टोटल संख्या कितनी हुई? 5, क्योंकि 4 तो वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस 1 CGI। इन 5 में से अगर 2 भी विरोध में है तो वो सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी, मतलब सिफारिश नहीं भेजी जाएगी। अब ये क्या था? राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोलेजियम वास्तव में कैसे काम करता है, और इसी को आगे जाके थर्ड जज केस कहा गया है। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। अब आपसे पूछे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरा न्यायाधीश मामला राष्ट्रपति संदर्भ से संबंधित था। तीसरे न्यायाधीश मामले में कोलेजियम शुरू हुआ। तीसरे न्यायाधीश मामले में कोलेजियम को CJ + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश बनाया गया। क्या होगा इसका आंसर? देखो सीधी सी बात है, कोलेजियम की स्थापना कब हो जाती है? दूसरे जज केस में 1993 में। इसमें नहीं होती है, तीसरे में, है ना। तो क्या गलत है? दूसरा गलत है, दूसरा खां इसमें, दूसरा ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही होगा। ठीक, तीनों सही नहीं होंगे। चले आगे। तीसरा जज केस हो गया 1998। अब देखो निम्नलिखित कथनों पे विचार की। कोलेजियम प्रणाली संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। ये इसमें क्या होगा कि जो कोलेजियम प्रणाली है क्या संविधान में लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई, कहीं नहीं लिखी हुई, गलत। दूसरा न्यायाधीश मामला कोलेजियम प्रणाली के जन्म से जुड़ा हुआ है, हाँ, 1993 वाला। तीसरे न्यायाधीश मामले में कोलेजियम का विस्तार किया गया, हाँ विस्तार किया गया था। कितने? 2 से 4 जज कर दिए विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 5 हो गए। तो सही क्या होगा? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा किसमें? बी। आगे चलते हैं। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कैसे बनते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? एक नाम प्रस्तावित करेंगे। वो नाम कहां जाएगा? कोलेजियम के पास जाएगा। अब कोलेजियम में कितने लोग होंगे? 4 वरिष्ठ न्यायाधीश विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 5 क्या करेंगे? विचार करेंगे। और दूसरा, जिस संबंधित हाईकोर्ट से भी किसी को मंगा रहे हैं जज को, उससे भी वहां के भी न्यायाधीशों से राय ली जाएगी। और ये राय क्या होगी? लिखित में होगी। फिर इस राय की फाइल जाएगी कानून लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर ये फाइल भेजेंगे प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेंगे? फिर जज को नियुक्त कर देंगे। ठीक। अब आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति क्या कोलेजियम से होती है? नहीं, ये ट्रैप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कोलेजियम से नहीं होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है प्रेजेंट टाइम में, वो रिटायर होता है। तो वो रिटायर होने वाला लॉ मिनिस्टर को, कानून मंत्रालय को सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम भेजते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री फिर उस नाम को राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। क्योंकि 2 बार वरिष्ठता का क्रम तोड़ा गया, 1973 और 1977, एन रॉय और HR खन्ने का मामला। लेकिन व्यवहार में क्या अभी भी सीनियरिटी है। अब आता है 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी लेके आए। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि कोलेजियम को खत्म करेंगे। ठीक, क्या लेके आए? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की NJC। मतलब यह सरकार की सोच है कि न्यायपालिका में न्यायपालिका के लोग ही ना चुने, बल्कि कुछ और लोगों की भागीदारी हो। तो NJC में सदस्य थे वो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 3 कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। तो मतलब कितने का ये हो जाएगा? 6 का।
तो इससे क्या होगा, ये नाम जो देंगे वो क्या बनेंगे, जज बनेंगे। लेकिन उसी समय वापस सुप्रीम कोर्ट का जो एसोसिएशन है जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम शुरू कराया था, इन्होंने वापस केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एनजेसी क्या है, असंवैधानिक है, पुरानी प्रक्रिया लागू होगी कॉलेजियम सिस्टम की, और एनजेसी को खत्म कर दिया। आपसे पूछे कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, तो क्या बताओगे, एनजेसी, जो खत्म कर दिया गया। ठीक, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, क्यों, उन्होंने बोला कि भाई न्यायपालिका की समझौता कम हो सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। जैसे अभी मेन मूल संविधान में लिखा है सीजीआई से सदैव परामर्श लिया जाएगा, 99 संविधान अधिनियम से यह भी हटा दिया गया था, लेकिन अब इसको एनजेसी को खत्म कर दिया। संविधान ने बोला, सॉरी संसद ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये असंवैधानिक है, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या हो गया, वापिस आ गया। आपसे पूछे तो ये बता दें। फिर आता है, अब देखो 1950 में क्या था, कंसेंसस शब्द था कि मतलब सहमति लोगे, सॉरी परामर्श करोगे, सहमति जरूरी नहीं है। उस पर केस गया, प्रथम न्यायाधीश, हमने यही पढ़ा, प्रथम न्यायाधीश सरकारी शक्तिशाली होगी, जो सरकार मानेगी वो है, आप परामर्श दे रही हो, माने ना माने उनकी इच्छा। दूसरा केस में क्या गया कि कॉलेजियम शुरू क्यों होता है, कि जो सहमत, जो परामर्श मांगा गया उसको मानना पड़ेगा। तीसरे न्यायाधीश मामले में क्या आया, कहा कि भाई थोड़ा बहुत अब संख्या बढ़ा दी, 2 से 4 कर दी वरिष्ठतम न्यायाधीश की संख्या। 2015 में एनजेसी है उसको भी रद्द कर दिया गया, वापस कॉलेजियम लागू हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 संविधान संशोधन एनजेसी से संबंधित था। एनजेसी वर्तमान में लागू प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। देखो वर्तमान में लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। पहला सही है, तीसरा सही, तो कहां होगा, सी। क्या होगा भाई, अर्पित भाई बहुत सही टाइम पे दे रहे हो यार तुम जवाब। देखो अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की आयु के बारे में कोई क्यों सुना जाए। मान लो कि 10th बोर्ड की क्लास में सुप्रीम कोर्ट के जज की कुछ और एज है, 12th वाले में और है, कॉलेज वाले में और है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कहे कि 10th क्लास में मान लो उसकी उम्र कुछ और है, रिटायरमेंट का 65 साल की रिटायरमेंट है। अगर 10th क्लास वाला सर्टिफिकेट देखे तो मान लो कि वह 2026 में रिटायर हो रहा है। 12th वाला देखे तो वो 2028 में रिटायरमेंट हो रहा है। तो अब ये क्या हो गया, उम्र के ऊपर एक बहुत बड़ा लफड़ा होगा कि अब ये कौन तय करेगा। तो क्या मूल संविधान में था, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक, इसको बाद में जोड़ा गया 124 का 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में जोड़ा कि अगर किसी की भी जज की एज के बारे में कोई विवाद होगा तो इसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति नहीं, संसद कानून बनाएगी, एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगी ऑफिसर को, प्राधिकारी को, और जो अपराधिकारी निर्णय देगा वही अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब संविधान कहता है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश आयु के विवाद का निर्णय ऐसे प्राधिकारी द्वारा होगा जो संसद कानून से तय करे। ठीक, अब आता है आर्टिकल 124 का 3 की सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है। पहली कंडीशन, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। इसके साथ साथ में 3 कंडीशन और पूरी करता हूं, कम से कम 5 साल तक हाईकोर्ट का जज रहा। इसके साथ साथ कम से कम 10 साल तक हाईकोर्ट का क्या वकील रहो, अधिवक्ता रहो। दूसरा, राष्ट्रपति को लगे कि ये पारंगत विधि वक्ता है, मतलब बहुत जगह, मतलब से बहुत ज्यादा विधि का नॉलेज है, उस व्यक्ति को नियुक्त कर सकते। अभी तक किसी भी व्यक्ति को पारंगत विधि वक्ता को जज नहीं बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वक्ता कोई प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ, प्रसिद्ध संवैधानिक विद्वान या कानून विशेषज्ञ हो सकता है। अब एक क्वेश्चन, संविधान में लिखा है, मान लो कोई व्यक्ति 6 साल जज रहा हाईकोर्ट, सॉरी 6 साल वकील रहा हाईकोर्ट में, और 4 साल वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा, तो वो क्या अप्लाई कर सकता है चीफ जस्टिस, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। हाँ, इस संविधान में लिखा है परंतु करके, आर्टिकल 124 का 3 का क्लोज परंतु में पढ़ेंगे संविधान में, तो क्या लिखा है, यही लिखा है कि कोई व्यक्ति, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रिक्ट में न्यायाधीश रहता है विथ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, इनको दोनों को जोड़ के अगर 10 साल होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाई है। एग्जाम्पल, 6 साल कोई व्यक्ति वकील रहा, बाद में 4 साल जिला न्यायाधीश रहा, तो 10 साल पूरे उसके माने जाएंगे। ये थोड़ा ट्रेप है, ध्यान रखना। क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना पर्याप्त है। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवक्ता भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश
बन सकता है। बहुत इजी है ना। ठीक है, आगे चलें। सही है, सही है, हैं? राष्ट्रपति की राय में प्रांगत विधिवक्ता भी बन सकता है। ये एक किसने दिया है, तीसरा भी सही है ना। आगे चलते हैं 124 का 4। अब कहा गया है आर्टिकल 124 का 4, हाँ सी सही है। ठीक, अब देखो 124 का 4 कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाओगे कैसे। सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने की प्रोसेस 124 का 4। इसके साथ साथ संसद एक कानून भी बना सकती है कि जो जांच प्रक्रिया होगी ना, उसके लिए कानून है 124 का 5 संविधान का। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जज या सरकार उसको नौकरी से जैसे आदमी को निकालते वैसे निकाल सकती है किसी को। सरकार ने कहा तुम निकल जाओ, छोड़ दो, नहीं, सरकार सीधे जज को नहीं हटा सकती। जज को खिलाफ क्या आएगा, फैसला कोई लेना है, अगर हटाने का फैसला सरकार लेगी तो क्या होगा, नहीं ले सकती डायरेक्ट। क्या लेगी, सबसे पहले पार्लियामेंट में उसके ऊपर इंपीचमेंट चलेगा। सरकार सीधे अगर जजों को हटाने लगी तो जज भी सरकार के खिलाफ फैसला नहीं दे पाएगी, डरने लग जाएगी। तो आर्टिकल 124 कहता है जज कब हट सकता है, दो आधार है, साबित कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब आदमी मिसबिहेवियर है, जज पे गंभीर आरोप लगे, भ्रष्टाचार है, अपनी पावर का गलत यूज, पहला। दूसरा असमर्थता, इनकेपेसिटी, मतलब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से काम नहीं कर सकता। ये दो चीजें होती है। तो संसद में प्रस्ताव आएगा, क्या आएगा, संसद में प्रस्ताव आएगा। अब ये प्रस्ताव आएगा, ये सीधा संविधान में लिखा है संसद में प्रस्ताव आएगा, जांच समिति जांच करती है, ये नहीं लिखा है जांच समिति जांच करेगी, रूल बना सकती है 5 में लिखा है, देखो आप पढ़ो, संविधान में नहीं लिखा है। साबित प्रत्येक सदस्य को ऐसे हटाया जाएगा, सदन के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा। तो जांच समिति वाला आर्टिकल 5 से जोड़ा गया है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे जांच समिति, क्या टेंशन मत लो ना। दोनों सदनों में क्या होगा, मतदान होगा, फिर विशेष बहुमत से पारित होगा। इसमें विशेष बहुमत कुछ अलग है। क्या अलग है, इसमें विशेष बहुमत बताया गया है कि कुल सदस्य संख्या, मतलब लोकसभा है उसका कुल सदस्य संख्या का 1/2 होना चाहिए। मतलब 1/2 का मतलब 2 का भाग दो प्लस 1 कर दो, मतलब 272। फिर कहा गया है कि जो लोग जितने उपस्थित है मतदान करने के लिए, उसका मतदान करने वालों का 2/3, मतलब 2 शर्त पूरी करनी होगी, है ना। पहले ये, फिर राष्ट्रपति आदेश देगा, जज हट जाएगा। अब आपसे पूछे कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत या इफेक्टिव या एब्सोल्यूट है, भाई प्रभावी चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए, सिंपल चाहिए या स्पेशल, इसमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। देखो राष्ट्रपति की स्पेशल मेजोरिटी अलग है। राष्ट्रपति में साफ साफ लिखा है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3, मतलब 543 का राष्ट्रपति को हटाना है तो कितने एमपी का वोट चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3, मतलब लगभग 362 के आसपास। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हटाना है तो कहते हैं कुल सदस्य संख्या का बहुमत। क्या पहली कंडीशन पूरी करनी है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा रहे, चाहे चीफ जस्टिस हो या जज हो, कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब 272 प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का भी 2/3 होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, अब कि भाई ये दोनों सदन अलग अलग करेंगे, पहले राज्यसभा, ये दोनों में से कहीं भी आ सकता है प्रस्ताव। अब कहते हैं कि आर्टिकल 124 में लिखा कि संसद कानून बनाकर जांच प्रक्रिया तय कर सकती है। भी किसी भी जज के ऊपर ऐसे नहीं, पहले जांच होगी कि वो सच में कदाचार मिसबिहेव किया है या इनकेपेबल है काम करने में, उस पर जांच होगी। उसके लिए संसद कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया जज इंक्वायरी एक्ट 1968। क्या बनाया, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इस कानून में बताया कि जांच समिति कैसे जांच करेगी और जांच समिति कैसे बनेगी। तो जज इंक्वायरी एक्ट 1968। अगर लोकसभा में मामला उठता है तो कम से कम 100 सांसद पहले साइन करेंगे, तब मामला लोकसभा में आएगा। अगर राज्यसभा में मामला उठता है तो कम से कम 50 सांसद साइन करेंगे। ये चीजें संविधान में नहीं लिखी है, मूल संविधान में नहीं है बेटा, हाँ लिखी है, जज इंक्वायरी एक्ट में लिखी है। ये याद रखना, कायदे मूल संविधान में, लेकिन मूल संविधान में नहीं लिखा है ये। ठीक, इसके बाद में क्या होगा कि ये जैसे 50 सांसदों ने राज्यसभा ने, 100 सांसद लोकसभा ने प्रस्ताव दिया, तो फिर ये जाएगा स्पीकर के पास।
लोकसभा में है तो लोकसभा स्पीकर, अगर राज्यसभा में तो राज्यसभा के चेयरमैन। अगर उन्हें लगता है कि मामला गंभीर है तो वो स्वीकार करेंगे और मोशन आएगा। मोशन मतलब डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी। और उन्हें लगता है मामला गंभीर नहीं है तो खारिज भी कर सकते हैं कि नहीं होगा आगे प्रोसेस। ये पावर, ये कहां लिखा है? जज इंक्वायरी एक्ट में। जैसे इनको लगता है कि मामला सीरियस है तो ये क्या करेंगे? वोटिंग कराएंगे डायरेक्ट? नहीं, 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी। अभी जांच समिति कौन बनाएगा? इस जांच समिति के लोकसभा का स्पीकर, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में उसके क्लोज में लिखा है, क्या लिखा है कि 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी और ये जांच समिति में तीनों मेंबरों के बताया गया, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो सकता है, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। एक व्यक्ति होगा जो प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ, जिससे लॉ का नॉलेज होगा, वो होगा। यह समिति क्या करेगी? जांच करेगी। अगर समिति को लगा आरोप सही है तब जाके लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। अगर समिति को लगा आरोप सही नहीं है तो केस वहीं बंद, कोई वोटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली पावर तो जजों के पास, वो यहीं पे मना कर देंगे। है, समिति देखेगी कि आरोप सही है या नहीं है। अगर आरोप गलत है तो मामला समाप्त। अब जिस जज पे ये लगा है उस जज को समिति के सामने आके बोलने का, अपने आप को निर्दोष साबित करने का रखा जाएगा। वो अपना लिखित बचाव दे सके। इसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। क्या है? ऐसे नहीं है किसी दूसरे की बात सुन के किसी को सजा, नहीं, पहले उसको भी सुन लो जिसपे केस चल रहा है, फिर फैसला दो। प्राकृतिक न्याय है ये। समिति रिपोर्ट देगी, फिर मतलब समिति को लगा कि भाई केस नहीं चलना चाहिए तो यहीं बंद, फिर कुछ नहीं होगा। अगर समिति को लगा नहीं ये गलत है, जो आरोप लगे वो सही है, तो समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर, अगर लोकसभा से शुरू हुआ तो स्पीकर को, अगर राज्यसभा से शुरू हुआ तो राज्यसभा का चेयरमैन को रिपोर्ट देगी। फिर लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग दोनों में वोटिंग होगी। और आरोप सही पाए जाते हैं तो कुल सदस्य संख्या का मतलब 543 लोकसभा की है, 245 राज्यसभा, इन दोनों का 1/2 + 1, लोकसभा के 1/2 + 1 मतलब 272। दूसरी कंडीशन, जितने वोट देने आए हैं, उपस्थित है लोग, उनका 2/3 पास होना चाहिए स्पेशल में, तब वो जज हट जाएगा। अब कथन, एग्जाम पूछिए, लोकसभा में न्यायाधीश हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सदस्यों के 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं, समिति में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी शामिल है। सही है तीनों? भाई ये कौन दे रहा है? हरप्रीत भाई तुम बहुत तेज हो, मतलब तुम्हें समझ में ज्यादा आ रहा है। बहुत सही है भाई तेरा। भारत के किसी भी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 के तहत सफलतापूर्वक क्या आज तक हटाया गया है? आज तक किसी को नहीं हटाया गया है। किसी भी जज के ऊपर चले लेकिन आज तक किसी को हटाया नहीं गया। ये प्रोसेस बहुत लंबी है। आपको लगता है ये बहुत लंबी, जांच समिति में जाएगा, अब जांच समिति में जज ही है सारे, वो वहीं पे बरी कर देंगे, लोकसभा में आएगा ही नहीं। देखो पहला मामला जो शुरू हुआ था वो जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ शुरू हुआ, 1991-93 तक चला। आरोप यह था कि उन्होंने न्यायिक पद पर रहते हुए कुछ पैसों का वित्तीय अनियमितता की है। तो लोकसभा में प्रस्ताव आया, मतदान आया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया, मतलब वोटिंग पूरी नहीं हो पाई, नहीं चल पाए। फिर आया जस्टिस सौमित्र सेन का, ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, हाई कोर्ट के जज है। ठीक है, प्रोसेस सेम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के भी। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, इनको भी नहीं उठा पाए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर आता है जस्टिस मिश्रा का केस 2018 का। देखो यहाँ पे अच्छी चीज है, मैंने कहा जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 में कहा गया है कि 50 सांसद राज्यसभा से, 100 सांसद लोकसभा से प्रस्ताव देंगे, फिर स्पीकर या चेयरमैन तय करेंगे कि आगे कार्रवाई करनी है नहीं करनी। इन्हीं में यह कुल सांसदों ने प्रस्ताव दिया, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया, तो इन पर भी नहीं चला, तो आज तक किसी को नहीं हटाया गया। ठीक, अब आते हैं कि ये जो जज वगैरह है इनके वेतन वगैरह कहां से आएंगे? आर्टिकल 125 कहता है, आर्टिकल 125 ने कहा है कि जब तक अगर किसी जज का पेमेंट तय नहीं किया जाता है तो संविधान की अनुसूचित 2 से पेमेंट मिलेगा। और अब संसद अगर कानून से तय कर दिया जाएगा तो उस कानून के तहत मिलेगा। अब देखो संविधान सभा वालों ने सवाल उठाया, अगर सरकार तनख्वाह तय करने लगी जजों की, उन्होंने बोला कि सरकार बोलते है हमारे खिलाफ फैसला दोगे वेतन घटा देंगे, पैसे कम देंगे, न्यायपालिका डर सकती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट जज का वेतन संसद कानून द्वारा ही तय करेगी। पहले कानून नहीं बना तो कहां से मिलेगा? दूसरी अनुसूची में लिखा है वहां से वेतन मिलेगा। अब कानून बन चुका है, कानून है सुप्रीम कोर्ट जज सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1950। इसके तहत उनको सैलरी मिलती है।
आज इस एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी है 2,80,000, 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं उनकी है 2,50,000। अगर अब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी कम नहीं कर सकती संसद, अगर एक बार सैलरी जो मिले कम, लेकिन अगर इमरजेंसी है, कौन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 के तहत, अभी तक देश में लगी नहीं है, इसके तहत वेतन कम कर सकते। आगे क्वेश्चन आए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जज का वेतन संसद कानून द्वारा तय करती है। हाँ सही है, तय करती है। नियुक्ति के बाद जज के वेतन में लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल इमरजेंसी में वेतन नहीं घटाया जा सकता, ये गलत है। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसमें वेतन घटाया जा सकता है, सी गलत है भाई, तीसरा गलत होगा, ये दोनों सही है ऊपर वाले। फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी वेतन नहीं घटाया जा सकता, ये लिखा है, घटाया जा सकता है वेतन, हाँ ये सही है ना। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 126 अब आता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त होना। आर्टिकल 126 कहता है, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका पद खाली हो गया और अभी तक नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई बना नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गया, मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ मुख्य न्यायमूर्ति कौन बनेगा उनका काम करने के लिए? ठीक, पहला। दूसरा, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार हो गए, अन्य कोई कारण है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के काम नहीं कर पा रहे हैं, विदेश यात्रा पे, तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेंगे, मुख्य जज कौन होंगे? आप क्वेश्चन पूछेंगे कि कॉलेजियम तय करेगा, नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, कोई भी सीनियरिटी का आधार नहीं, किसी को भी, है ना, अभी जो 33 जज है उनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्या परमानेंट नहीं है, कार्यकारी, क्या ये स्थायी जज नहीं होगा, परमानेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, टेम्परेरी हो। आर्टिकल 126 राष्ट्रपति के, आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाँ करता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्थायी चीफ जस्टिस होता है, नहीं, स्थायी नहीं होता है। एक्टिंग सीजीआई की नियुक्ति तब हो सकती है जब सीजीआई अपने कार्य नहीं कर पा रहा, तो कौन सा सही होगा, पहला और तीसरा, इसमें पहला और तीसरा कहां है, ए। आगे, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये क्या है न्यायाधीश, देखो 127 आर्टिकल को देखते हैं। मान लो आपकी स्कूल में 10 टीचर है, 10 टीचर है, 4 टीचर छुट्टी पे चले गए। अब समस्या है कि एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, अब एग्जाम कौन कराएगा, टीचर ही 6 है जबकि टीचर 10 चाहिए, तो क्या स्कूल का प्रिंसिपल क्या करे, कुछ समय के लिए दूसरी स्कूल से शिक्षक बुला लिया जाए कि आप थोड़े दिन के लिए काम करो जब तक हमारे बाकी टीचर ना आ जाते हैं। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में कि अगर समय कभी कभी बहुत सारे जज अगर रिटायर हो गए, सुप्रीम कोर्ट 33 की संख्या रिटायर हो गए, पद खाली है, कोई जज उपलब्ध नहीं है, छुट्टी पर है, तो वो जज कहां से बुलाएंगे, हाई कोर्ट से जजों को बुलाएंगे, उन जजों को जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य है, मतलब 5 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, सॉरी 5 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकल रहा है टंग से ना, इसकी गलती, 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उनको बुला लेंगे। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 127 क्यों लाया गया, कि कभी कभी जज रिटायर हो जाते हैं, कुछ पद खाली, कुछ जज उपलब्ध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक संख्या भी नहीं है, अगर कम हो गई तो काम नहीं हो पा रहा है, सुनवाई रुक गई, अब कुछ समय के लिए हाई कोर्ट से जज बुला सकते हैं, कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हुई, सीजीआई एक योग्य हाई कोर्ट जज का नाम सुझाएंगे, एक नाम देंगे कि भाई इसको हाई कोर्ट वाले जज को सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति से पूर्व सहमति होगी, फिर संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श किया जाएगा, उस हाई कोर्ट जज को कुछ समय के लिए बुलाया जाएगा और वहां पे काम करवाया जाएगा, वो जज बनने के बाद में क्या करेगा, उसे सारी शक्तियां मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं, लेकिन उसका वेतन हाई कोर्ट के जज के वहीं से ही मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जैसे विशेष अधिकार मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे अधिकार मिलेंगे, शक्ति मिलेंगे, वो परमानेंट जज नहीं है, टेम्परेरी होगा, केवल अस्थायी। आपसे पूछे एड होक जज बोलते हैं इनको ना, तदर्थ न्यायाधीश अस्थायी व्यवस्था है क्या, तदर्थ न्यायाधीश अस्थायी व्यवस्था, हाँ अस्थायी, परमानेंट नहीं है। एड होक जज को सुप्रीम कोर्ट जैसी शक्तियां मिलती है, हाँ मिलती है, कोई भी हाई कोर्ट जज एड होक जज बन सकता है, देखो कोई भी हाई कोर्ट जज एड होक जज बन सकता, कोई नहीं बन सकता, केवल वही बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो। आंसर गलत दे दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के
जज बनने के योग्य हो। तो तीसरा गलत है। कोई भी हाईकोर्ट जज एडोक जज बन सकता नहीं, बन सकता एडोक, अभी भी कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य होगा हाईकोर्ट का जज वही बनेगा एडोक जज। अब किसी को 2 साल में अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बने, वो कैसे एडोक जज बन सकता? तीसरा गलत होगा इसका। तीसरा तो पहला होगा आंसर ए। क्या होगा? अब देखो, अब आता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है उपस्थित। आप कहोगे कि जब एडोक जज आ गए तो इनकी क्या जरूरत है? समझो कि मान लो दूसरे हाईकोर्ट से जज मंगाए, अब वहां पर भी तो कमी हो सकती है ना जजों की, वहां पर भी केस नहीं सुनाए जा रहे हैं। तो दूसरा एक प्रोविजन हो रहा है कि मान लो कि कहीं नहीं मिल रहे हैं जज, तो जज रिटायर हो चुके हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य थे हाईकोर्ट के जज जो रिटायर हो चुके हैं, उनको बुला सकते हो। आर्टिकल 128। कौन? आर्टिकल 1। अगर सीजीआई को लगे सुप्रीम कोर्ट में के काम के लिए अतिरिक्त मदद चाहिए, वहां पे गणपूर्ति है 127 का ध्यान रखना। एडोक जज क्यों बुलाए जाए? गणपूर्ति, कोरम पूरा नहीं हो रहा तब। लेकिन यहाँ पे 128 में क्या है? अतिरिक्त मदद चाहिए, थोड़ी सी और ज्यादा मदद चाहिए, काम बहुत ज्यादा है, ये काम के पर्पज से है, वो अतिरिक्त काम। वहां पे छुट्टी उट्टी हो गई, जज कम पड़ गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा काम है, तो रिटायर्ड जज के लिए बुलाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूरी सम्मति लेगा, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुला सकता है। आप किसे बुलाएंगे? जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, या फेडरल कोर्ट का जज रह चुका है, या जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता था और वो रिटायर हो गया, उस व्यक्ति को बुला सकते। ठीक, लेकिन जिस व्यक्ति को बुलाया जाए क्या उसको मजबूर किया जा सकता है तुम आओ? नहीं, उसको भी सहमति लेनी होगी। लेकिन एक ध्यान रखना, आर्टिकल 127 में एडहॉक जज है, उस जज को सहमति नहीं, उसको तो आना ही पड़ेगा। लेकिन 128 वाले को, जो न्यायाधीश रिटायर है, इनकी सहमति लेनी पड़ेगी। जब वो एज ए जज बैठेगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट जैसी सारी शक्तियां मिलेगी, लेकिन उसे के विशेषाधिकार भत्ते पैसे तय कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति। रिटायर्ड जज को ऐसे भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा तय करें। लेकिन एडहॉक जज के लिए अलग से कोई सैलरी तय नहीं है 127 वाले के लिए, उसको तो हाईकोर्ट वाली नहीं। ठीक है, अब आता है 129 आर्टिकल। इस आर्टिकल में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, अभिलेख में रिकॉर्ड रखना। मान लो आपकी क्लास आप कहीं भी आज अपनी कॉलेज पढ़ के, वहां पे आपका रिकॉर्ड है अभी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया है, अपने निर्णय को स्थायी रिकॉर्ड रखना है। न्यायालय की मतलब न्यायालय के जितने भी रिकॉर्ड, जो भी केस उन सब के रिकॉर्ड मिलेंगे। 129 कहता है। 129 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी बताया कि अगर कोई कोर्ट की बात नहीं मानता, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगा। कोर्ट की बात को नहीं मानना, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना करना, न्यायालय का अपमान करना, आदेश नहीं मानना। अब आता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा? क्या दिल्ली रहेगा? नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगा कहीं और दूसरे स्थान पे ले जाना है तो वो ले जा सकते हैं बैठक, लेकिन उसको राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेनी होगी। वैसे संविधान में लिखा दिल्ली में बैठेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो बदल सकता जगह राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व। 130 का तहत। अब आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है 131 की उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता, मतलब जो केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कहाँ आएंगे? सुप्रीम कोर्ट केस आएंगे। ये कौन से आर्टिकल में? 131 में। कौन सी विवादों पे? सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिकता, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो मामले होंगे 3 टाइप के, वो केवल यहीं आएंगे और किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे। जब कोई मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट ही आएगा, निचली अदालतों में कहीं नहीं सुना जाएगा, तो प्रारंभिक अधिकता 3 केसों में लगती है। किस किस में? 3 विवादों में। 3 प्रकार के विवाद है। पहला, भारत सरकार और एक राज्य या 2 राज्य आपस में टकरा रहे हैं, उन पे केस चल रहा है। केंद्र सरकार और राजस्थान के बीच में मान लो टैक्स के विवाद को लेकर कोई केस है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। भारत सरकार प्लस एक, मतलब भारत सरकार के साथ एक राज्य या एक राज्य और है साइड में, उसके अन्य राज्य, मतलब भारत सरकार राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में हो रहा है, तभी वो केस कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। 2 या 2 से 2 राज्य आपस में कर रहे हैं, राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है, तो भी वो कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अगर राजनीतिक लड़ाई है तब नहीं है। अगर संवैधानिक क्वेश्चन है, कोई कानून से संबंधित प्रॉब्लम है, तब राजनीतिक लड़ाई वाला केस नहीं आएगा। ये ध्यान रखना कि राजनीतिक लड़ाई चल रही है वो नहीं। प्रोविजन क्या देख रहा है? एक चीज देखना, प्रोविजन इसमें यह भी है
131 का ध्यान रखना, उसमें प्रोविजन है, इस पे देखो, इसी प्रोविजन के आधार पर राष्ट्रपति 131 का जो प्रोविजन है, परंतु इस पे राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का एडवाइस मांग सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगने के लिए आर्टिकल है 143 का एक और 143 का 2, एक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए मना कर सकती है। लेकिन ये 131 का जो ये प्रोविजन है ना, इसके तहत अगर एडवाइस मांगी है राष्ट्रपति ने, तो 143(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को देना होगा एडवाइस, कंपल्सरी देना है ना। तो ये आगे पढ़ेंगे। तो अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई विवाद ऐसा हो जो पुरानी संधि है, संविधान लागू होने से पहले है, वो आज भी चल रहा है, एग्रीमेंट है, उन पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है ना, तो ये 131 उन पे लागू नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, पुरानी संधियों पर नहीं होगा। अब आगे आते हैं, निम्नलिखित में अनुच्छेद 131 लागू होता है अगर किसी व्यक्ति ने सरकार पे केस कर दिया। नहीं, केंद्र सरकार बनाम महाराष्ट्र कर अधिकार, निजी कंपनी केंद्र सरकार नहीं, राज्य बनाम निजी व्यक्ति नहीं, तो क्या सही होगा? बी। अब आता है कि कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील करना या न्यायालय की अपीली अधिकारिता। यहां ध्यान रखना, हम आर्टिकल 3 पढ़ेंगे, आर्टिकल 132, 133, 134, ये तीनों इंटरलिंक है, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। इनके साथ में पढ़ेंगे आर्टिकल 134, जिन्हें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई ने जोड़ा था। इन चारों को देखेंगे, पहले 3 समझेंगे, तब जाके चौथा समझ पाएंगे, 134 का ए। अगर यहीं से क्वेश्चन अटकता है तो पहले ध्यान रखना कि 132 क्या कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। तो ये संविधान में लिखा है, इसको देखो अलग से पढ़ते हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील, मतलब ये अपील है क्या? मान लो निचली अदालत ने, हाईकोर्ट ने कोई फैसला दिया और उस फैसले के खिलाफ में दोबारा जांच के लिए अपील करना, है ना, दोबारा जांच के लिए सुप्रीम। यदि हाईकोर्ट कहे इस मामले में संविधान समझने का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तब क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट मामला जा सकता है, अपील कर सकते हो, लेकिन किस पे? अब उस समय हाईकोर्ट कहेगा कि कोई भी व्यक्ति, मान लो अभी छोटा सा केस हुआ, किसी 2 भाई लड़ रहे हैं, उनका केस हाईकोर्ट वगैरह में नहीं अपील करूंगा, नहीं। उसमें अगर संविधान का क्वेश्चन है, जैसे मान लो किसी शहर में सभा करने पर रोक लगा दी, एक कानून आया, उस कानून ने कहा कि शहर में सभा नहीं होगी, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार तो कहता है हम असेंबल हो सकते हैं। 19 का आर्टिकल कहता है ना असेंबल के लिए, कि हम असेंबली कर सकते हैं, लेकिन कानून ने कहा आप सभा नहीं कर सकते। अब इसमें क्वेश्चन क्या? संविधान का क्वेश्चन है ना, कि भाई संविधान तो कह रहा है लेकिन कानून मना कर रहा है। संवैधानिक क्वेश्चन अगर कहीं आएगा तो वो केस कहां जाए, उसकी अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल होगा? 132। किसी के लड़ाई झगड़े हैं आपस में, सिविल मैटर हैं, वो 133 और 134 में आएंगे। 132 में संविधान का क्वेश्चन आया तो 132। देखो, किसी शहर में सभा करने पर रोक, अब वो व्यक्ति कहता है मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, हाई कोर्ट फैसला देता है, लेकिन सवाल उठता है कि संविधान को समझाए कैसे? तो ये क्वेश्चन जाएगा, इंटरप्शन आता है संविधान कर, तो हाई कोर्ट क्या देगा? प्रमाण पत्र देगा 134(a) के तहत। ये 134 आर्टिकल जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। किसने जोड़ा? मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 मोरारजी देसाई ने है जोड़ा था। ठीक है, अब देखो हाईकोर्ट बोला, अब मान लो हाईकोर्ट बोले मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, फिर क्या कर रहे हो? हाईकोर्ट ने बोला मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं देता हूं, तब आप स्पेशल लीव डाल सकते हो एसएलपी में, स्पेशल लीव पिटीशन, या आर्टिकल 136 कहता है कि हाईकोर्ट आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो आपकी फिर सुनवाई करे या ना करे। 136 अभी आगे पढ़ेंगे। अब एक आता है, पहला हो गया संविधान का कोई भी मुद्दा आया कहीं तो आर्टिकल 132 के तहत अपील होगी, 132 के तहत। अब मान लो कि सिविल मैटर है, उस पे आर्टिकल है 133। ठीक, मान लो ऐसा लगे कि विधि का व्यापक महत्व का क्वेश्चन, देखो सपोज करो 132 से संविधान की व्याख्या का कोई क्वेश्चन है तब जाएगा। 133 से सिविल दीवानी मामले क्या होते हैं? जैसे मान लो किसी में लड़ाई होगी, जहां जेल नहीं, अपराध में, जिसमें लो संपत्ति का विवाद है, घर की संपत्ति है, पैसों का लेन देन है, या किसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने उल्लंघन कर दिया, इसमें जेल वगैरह नहीं है, ये क्या एक विवाद है, सिविल मैटर है। इस मैटर में कोई भी आपका मैटर होगा, अब मान लो चोरी हत्या वाला, उस पर 134 होगा, लेकिन 133 किस पे? सिविल मैटर पे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो 2 भाई है, राम और श्याम,
दोनों लड़ रहे हैं आपस में कि ये जमीन मेरी है, मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब वो हर चीज का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं, तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? दो भाइयों को लड़ाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? वापस का लड़ाई है, लाखों मीटर पहुंच जाएंगे, फिर हर आदमी कहेगा भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम नहीं। उस समय ये की शर्त है कि अगर उस केस से जनरल पब्लिक पे इंपॉर्टेंस पे कुछ पड़ता है, कि अगर राम और श्याम के निजी झगड़े पे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है कि जिससे बहुत सारे लोगों पे असर पड़ता है, लाखों लोगों पे असर पड़ता है, तब तो मतलब क्या है, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का, विधि का व्यापक महत्व वाला क्वेश्चन है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और उसका हाईकोर्ट क्या देगा? पर सर्टिफिकेट देगा, तब उस सिविल मैटर में आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन ऐसे नहीं, जनरल पब्लिक का नहीं पड़ रहा, व्यापक महत्व नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप नहीं जाओगे। तो इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का करना है। हाईकोर्ट करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए सर्टिफिकेट देगा या नहीं देगा। ठीक, अगर जनरल इंपोर्टेंस का है तब। आर्टिकल 133, हर सिविल केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं जाएगा, केवल महत्वपूर्ण कानून वाले की जनरल पब्लिक पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, अब 133 का खंड में 3 भी लिखा है कि अगर किसी हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, मतलब बेंच होती है, एक जज बैठ के फैसला दे रहे हैं उसे बोलते हैं सिंगल बेंच, दो जज बैठ के फैसला दे रहे हैं उसे बोलते हैं डबल बेंच है, डिवीजन बेंच, डबल बेंच, फिर 5 जजों की बेंच होती है। अगर एक जज ने फैसला दिया है तो वो फैसले पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं, उसी हाई कोर्ट में डबल बेंच पे क्वेश्चन जाएगा, दो जजों के या दो से ज्यादा के पास जाएगा डबल बेंच या डिवीजन बेंच। क्या? डिवीजन बेंच या दो से अधिक जजों के सामने वो क्या जाएगा? फैसला जाएगा, फिर डिवीजन बेंच के ऊपर है, उस पर आप अपील आगे। अब आपसे पूछे आर्टिकल 133 के अंतर्गत कौन सी शर्त अनिवार्य है? क्रिमिनल मामला होगा तो 134 है, मामला राष्ट्रपति से जुड़ा हो नहीं, विधि का व्यापक महत्व का क्वेश्चन हो, कि जनरल इंपोर्टेंस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तब जाओ। अब आता है आर्टिकल 134 कि इसमें किसी ने क्रिमिनल मैटर है, क्राइम का मतलब एक समझना, आप किसी से मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, आपको सजा हो रही है, वो क्राइम है। ठीक है, उसमें आपको जेल होनी है, वो मैटर क्राइम है और उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। सिविल मैटर में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है, सिविल मैटर डायरेक्ट कोर्ट जाता है, क्राइम वाला मैटर पुलिस थाने के थ्रू कोर्ट जाता है। अब देखो 134 को करते हैं कि क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपील। अब इसमें क्या अपील है? देखो इसमें 3 स्थिति है क्रिमिनल मामले, मतलब जिनमें अपराध और सजा, किसी को हत्या करना, गंभीर अपराध, बलात्कार वगैरह, चोरी, अपहरण, कुछ भी, ये क्रिमिनल मैटर है। अब इसमें 3 कंडीशन है कि हाईकोर्ट के केस के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट कब, अब मान लो हाईकोर्ट, मान लो निचली अदालत को सेशन कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, राहुल नाम के व्यक्ति को, वो उसको बोला कि तुम निर्दोष हो, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या किया, उस पर केस गया, हाईकोर्ट में अपील कर दी दूसरे पक्ष ने, हाईकोर्ट ने उसको बुलाया, वो दोषी था, कहा कि ये नहीं, ये दोषी है, पहले बोला निर्दोष है, निचले कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह ने कहा कि ये निर्दोष है, हाईकोर्ट ने बोला ये दोषी है, इसको मृत्युदंड दिया। हाईकोर्ट ने बरी व्यक्ति को दोषी माना और मृत्युदंड दिया, तो ये डायरेक्ट, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक। ठीक, दूसरा, हाईकोर्ट ने केस अपने पास मान लो नीचे का कोर्ट है, वहां पे सुनवाई भी चल रही है, जजमेंट आया नहीं, हाईकोर्ट ने वहां से केस मंगवाया, व्यक्ति को दोषी घोषित कर दिया प्लस मृत्युदंड दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील होगी, ऑटोमेटिक, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। तीसरा, हाईकोर्ट कह दे कि क्रिमिनल मैटर में भी कह दे कि इस मैटर को एक बार सुप्रीम कोर्ट को देखना है, प्रमाण पत्र दे दे, सर्टिफिकेट दे दे, तब हाईकोर्ट का ये मैटर कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कहां जाएगा? सुप्रीम। तो 3 कंडीशन है क्रिमिनल, 2 में तो ऑटोमेटिक है, तीसरी में सर्टिफिकेट। अब आता है आर्टिकल 134 का ए कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र प्रत्येक, उसमें पहले क्या था, मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक, अब क्या होता था कि देखो जैसे 132, 33, 34 में लिखा हुआ है कि भाई हाईकोर्ट सर्टिफिकेट देगा, लेकिन इसकी प्रोसेस, नियम क्या होगा, कहीं कोई आर्टिकल नहीं। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, कौन लेके आते हैं? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के समय इसको ऐड किया गया। ठीक, कौन सा? 134 को एक, पहले मूल संविधान में नहीं है। तो सर्टिफिकेट देने के लिए नियम बनाए गए कि हाईकोर्ट सर्टिफिकेट पे सोचेगा तो 2 तरीके, हाईकोर्ट खुद सोच सकता है
किसी व्यक्ति ने नहीं बोला, हाईकोर्ट को लगता है नहीं इसके ऊपर सर्टिफिकेट देना चाहिए, मैटर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। या जिस व्यक्ति ने अपील की है, परेशान व्यक्ति है, केस हार गया, वो हाईकोर्ट में सर्टिफिकेट मांग सकता है, हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट दे सकता है। अब हाईकोर्ट को विचार करना है कि वो सर्टिफिकेट दे या नहीं दे। अब देखो वापिस करते हैं आर्टिकल 132 में क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट के लिए, कि आर्टिकल 132 कोई भी संविधान के प्रोविजन में फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हुआ है, जैसे 19 का उल्लंघन हुआ, आप 132 का यूज करोगे, सुप्रीम कोर्ट में आपकी अपील होगी। ठीक। मामला 2, जमीन कानून से ऐसी व्याख्या जिसका अक्सर लाखों लोगों पे पड़े, आर्टिकल 133 सिविल मैटर है। अब देखो केस को वापिस करते हैं। मान लो राम के घर की दीवार 2 फीट अंदर बनी है, केवल राम श्याम का ये मैटर है कि भाई 2 फीट इसकी जमीन इधर है, 2 इधर है, तो छोटा मैटर है, व्यापक जनरल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन मान लो कि क्या ऑनलाइन खरीदी गई संपत्ति पे नया टैक्स लगेगा। मान लो राम ने ऑनलाइन संपत्ति खरीदी, उस पर टैक्स लग रहा है जबकि कानून में ज्यादा नहीं है, क्या लगेगा? अगर इस पे जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो लाखों लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा जो ऑनलाइन जमीन खरीद है। तो फेस अब क्या होगा, अगर लाखों लोगों में पड़ा, मतलब जनरल पब्लिक पे पड़ रहा है, तब वो केस कहां जाएगा? सिविल की 133 वाली सुप्रीम कोर्ट। अब मान लो कि बहुत ज्यादा 10 करोड़ का मैटर नहीं, 10 करोड़ का निजी झगड़ा, उससे कुछ नहीं होगा। जरूरी यह है कि कानूनी पर्सन से कितने लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे ऑनलाइन खरीदी हुई जमीन से लाखों लोगों पे, एक केस से लाखों लोगों का इफेक्ट होगा। हत्या का मामला है तो 134 का तहत हाईकोर्ट किसी भी बरी व्यक्ति को, जो नीचे वाले कोर्ट ने बरी कर दिया, नीचे से कोर्ट से मांगा के केस, उसको मृत्युदंड देना, दोषी घोषित करना, तब डायरेक्ट अपील हो जाएगी। अब संविधान में क्वेश्चन, 133 संवैधानिक पर्सन से जुड़ा है, 133 क्रिमिनल मामले से जुड़ा है, 134 दांडिक मामले से जुड़ा है, 133 गलत है, 133 में सिविल मामला है। तो सही क्या होगा? 1 2, यहाँ पे थोड़ा वो नंबर नहीं दिया गया, इसका ध्यान रखना थोड़ा ना, ये 1 ये 2 ये 3 है, ठीक है। अब आता है 135 आर्टिकल कहता है कि जो शक्तियां फेडरल कोर्ट के पास थी 1950 से पहले, वो ही सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगा जब तक नया कानून नहीं बनता है। ये आर्टिकल 135 में। अब आता है 136। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। इसमें क्या लिखा है? अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पेटिशन। हाईकोर्ट में मैंने बताया 132 आप नहीं जा पाए, 133 से नहीं जा पाए, 134 से आप अपील नहीं कर पाए। अब आपको लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाऊं? तो एक दरवाजा संविधान ने खोल रखा है, आर्टिकल 136 से स्पेशल लीव पेटिशन। 136 कहता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से किसी भी केस को अपील सुनने के लिए अपने पास मंगा सकता है, इजाजत दे सकता है, या कोई व्यक्ति अपील कर सकता है 136 से। फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस केस को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। अगर उनको लगता है नहीं सुनना तो वो नहीं सुनेंगे, ठीक है, उनकी मर्जी के ऊपर है, कि कोई मजबूरी नहीं है कि वो सुनेंगे, उनके ऊपर है कि वो माने या ना। लेकिन एक अपवाद याद रखना, स्पेशल लीव पेटिशन 136 सशस्त्र बलों आर्म फोर्स से जुड़े हुए किसी भी मामले या उनके जो कोर्ट है आर्मी के स्पेशल कोर्ट्स है, उन कोर्ट्स ने कोई अपना जजमेंट दिया उस पर लागू नहीं होगा। अब आता आर्टिकल 137 कि निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन का मतलब देख सीधा सा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उनसे भी तो गलती हो सकती है, उस पर क्या हो रिव्यू कर सकता है। तो 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले आदेश को दोबारा देख सकता है। इसे बोलते हैं पुनर्वलोकन या रिव्यू। पुनर्वलोकन बोल दो या रिव्यू बोल दो, तो रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर। तो अपने दिए गए फैसले को वापस जांच करना, आर्टिकल 137। अब सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई, 137 यूज कर लिए। अब देखो इसके कैसे हो सकता है। अब हर आदमी कहेंगे नहीं हमको रिव्यू चाहिए, केस हार गया। देखो सपोज करो आपने परीक्षा दी, आपके टीचर ने 70 दिए, मतलब आपके 70 नंबर आए। आपने मैम को बोला मैम ये नंबर आप गलती से आपने कॉपी में जोड़े नहीं, मैम यहां जोड़ने में गलती हो, टीचर कॉपी वापस देखेगा, मतलब नई परीक्षा नहीं होगी, पुरानी कॉपी दोबारा से जांच होगी, यही रिव्यू। मतलब नया केस कुछ नहीं होगा, नई चीजें कुछ नहीं होगी, जो चीजें छूट गई उन्हीं को होगा। रिव्यू का मतलब ये नहीं कि मुझे फैसला पसंद नहीं आया और फिर से दोबारा केस चलाओ, ये नहीं होगा, है ना। अब जिस व्यक्ति या पक्ष को लगता है कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया हो, कानून की स्पष्ट गलती हुई है, कोई रिकॉर्ड साफ साफ गलती में दिख नहीं रहा है। सपोज करो आपके टीचर ने आपको 70 नंबर दिए और आपको लग रहा है आपके 50 नंबर आने चाहिए,
आप कहोगे नहीं आने चाहिए, लेकिन आपके पास फैक्ट है कि मैम ने 5 नंबर वाले क्वेश्चन का वो जोड़ा ही नहीं है, नंबर नहीं जोड़े, तब आप रिव्यू कर सकते हो। ऐसे नहीं मेरे आने चाहिए, हाँ आने चाहिए, फैक्ट होना चाहिए ना, तो कॉपी दोबारा देखी जाएगी, ऐसे नहीं देखी जाएगी। तो मतलब अगर केस होता है, किसी केस में कानून की स्पष्ट गलती होगी, कोई फैक्ट छूट गया, तो उसमें रिव्यू होगा आर्टिकल 137। तो 137 किससे संबंधित है? स्पेशल लीव पिटीशन 136 से, रिव्यू पावर 137। सिविल वाला किसका? 133, क्रिमिनल 134। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता की वर्दी। अब देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट, संविधान बनाने वालों को ये लगा कि भविष्य में ऐसा लगे कि कोई मामले आए कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको बढ़ाया जाए, आज अगर फिक्स कर दिया तो आने वाले टाइम में बढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी। 138 कहता है संसद जब चाहे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बढ़ा सकती है, इसे कहते हैं अधिकारिकता की वर्दी, एक्सप्रेशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 138। सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति खुद नहीं बढ़ा सकता, संसद बढ़ाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति खुद बढ़ा सकता है? गलत, नहीं बढ़ा सकती। कौन बढ़ाएगा? संसद। आर्टिकल 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अब देखो, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, टूटता है, तो हाई कोर्ट भी उस पर रिट निकाल सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी निकाल सकती है। अरे 5 तरह की रिट है। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस, मतलब शरीर को अदालत में सामने, मतलब किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने कोई कारण नहीं बताया, कोर्ट में पेश नहीं किया है, तो आप कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा सकते हो। मान लो किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति को बांध के रख लिया, तब परम आदेश है। परम आदेश का मतलब मैंडेमस, मतलब सरकार अपना कर्तव्य करे, मतलब सरकारी कर्तव्य करे या सरकार अपना कर्तव्य। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा, मान लो आप स्कूल में गए, आपके नंबर आए 90%, आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, अब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो आप कोर्ट में जाओगे, सर उसको अपना कर्तव्य करना होगा, सरकारी अधिकारी को आपको स्कॉलरशिप देनी है। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, रुको आगे मत बढ़ो। इसका मतलब है कि मान लो कोई निचली अदालत है, वो फैसला देने जा रही है, लेकिन वो उसके पास पावर नहीं है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के भी मजिस्ट्रेट होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड वाले जो मजिस्ट्रेट है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, सेकंड डिवीजन या सेकंड ग्रेड वाले, उनके पास 3-3 साल के मैटरों पे होता है, और वो 9 साल के मैटर पे ऊपर वो जजमेंट नहीं दे सकते। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है सीजीएम, लेकिन वो छोटे वाले नहीं दे सकते हैं, जो नए नए जज बने। अगर वो 3 साल से ज्यादा वालों केस पे अगर सजा दे रहे हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? प्रोहिबिशन, रुको आगे। जब किसी निचली अदालत ऐसा मामला सुन रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, तो सुनवाई रुकवा सकते हैं। अधिकार प्रसा को वांट्रो, अब ये पूछ सकते हैं तुम किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो। मान लो विश्वविद्यालय का कुलपति बनना है, पीएचडी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति बिना पीएचडी के किसी को अगर विषय बना दिया तो पूछ सकते हैं। उत्प्रेषण, अब आता है श्री सर्टी यो रारी, इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऊपर भेजो, मैं फैसला रद्द करता हूं। मतलब निचली अदालत ने अधिकार से बाहर जाके कोई गलत फैसला दे दिया, मतलब उनके पास पावर नहीं है, फैसला दे दिया। एक तो होता है कि फैसला देने वाला काम कर रहा है तो उसको प्रोहिबिशन कर देंगे, रोक देंगे। मान लो फैसला दे दिया, ऊपरी अदालत रिकॉर्ड मंगाएगी, फैसला रद्द कर देगी है। अब आता है आर्टिकल 139, पूछ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट निकालेगा? संविधान कहता है नहीं। अभी भी देखो, ध्यान रखना, अभी आज सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर ही रिट निकाल सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट को और कामों के लिए रिट निकालने की शक्ति सरकार, संसद दे सकती है। देखिए, सरकार ने तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली, ये मौलिक अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, आर्टिकल 32। अगर हाईकोर्ट भी जा सकते हो, आर्टिकल 226। अब सरकारी अधिकारी ने तुम्हें छात्रवृत्ति नहीं दी, जबकि नियम के अनुसार तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है। तुम कहां जा सकते हो? तुम कहां जा सकते हो? हाईकोर्ट जा सकते हो, 226 का मतलब हाईकोर्ट के पास दोनों पावर है, कानूनी वाला फंडामेंटल राइट में भी आ सकते हो, दूसरे केस में भी जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब देखो, अब 129 कहता है
कि अगर भविष्य में ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोर्ट को रिट और सुप्रीम फंडामेंटल राइट के अलावा ही अलग से देना चाहिए, कि वहां तक सीमित ना रखे कि फंडामेंटल राइट पर ही रिट निकाले, तो भविष्य के लिए ये आर्टिकल लिखा गया 139। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अलावा दूसरे देशों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन अभी तक दी नहीं। दे सकती है 139, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट करती है। संविधान फंडामेंटल राइट के अलावा और कोई भी उल्लंघन पे आती है, अगर फंडामेंटल राइट पे दोनों है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से बताया, समझ गए होंगे आप। अभी तक संसद ने 143 कोई कानून नहीं बनाया। ट्रैप क्या है? आर्टिकल 139 ने सुप्रीम कोर्ट को स्वतः अतिरिक्त रीट निकालने की शक्ति दे दी है? नहीं, संविधान कहता है संसद शक्ति देगा सुप्रीम कोर्ट को जब आने वाले फ्यूचर में। एक आर्टिकल है 139A, ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन अधिनियम 42वां 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा। अब ये क्या है? कुछ मामलों का अंतरण। देखो, ये हिंदी बहुत हार्ड है, इसको थोड़ा इजी करके देखते हैं। देखो, मान लो एक जैसे मामले, मान लो एक केस है, एक जैसे मामले 4-5 जगह बिखरे पड़े, 4-5 कोर्टों में चल रहे, नहीं समझे? उन जगहों को एक जगह इकट्ठा करना है। देखो, मान लो भारत में एक नया कानून है, तो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया, पंजाब में हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट, अब ये सारी सुप्रीम कोर्ट में वही मुद्दा चल रहा है। तो अब क्या है कि अलग अलग जगह एक ही चीज पे हर कोर्ट में बात चल रही है। अब मान लो फैसला आया, दिल्ली ने बोला कानून सही है, पंजाब ने बोला गलत है, बंबई बोले आधा सही है, पूरे देश में गड़बड़ी मच जाएगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आर्टिकल 139, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, संसद ने, मूल संविधान संशोधन में नहीं था, सॉरी, मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन अधिनियम 42, मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा था। किसको? 139A आर्टिकल। ये मूल संविधान में नहीं था, इस चीज का ध्यान रखना, मूल संविधान में नहीं था। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? 139, अगर कई अदालतें में एक जैसा महत्वपूर्ण कानून पसंद चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सभी मामले बोल सकता है मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट सारे मामलों को अपने पास मंगा लेगा। एक जैसा मैटर बहुत सारे कोर्ट में चल रहा है, वह है आर्टिकल 139A कहता है। अब कौन बोल सकता है? बस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट खुद सौ प्रेरणा लेके, सो मोटो, मतलब खुद से, या अटॉर्नी जनरल, वो भी कह सकते हैं कि बहुत सारे केस अलग अलग चल रहे हैं, उनको एक जगह करो। या एक जिसपे केस चल रहा है, एक व्यक्ति पे एक ही क्राइम पे या फिर एक ही मैटर पे, सिविल मैटर पे 3 कोर्टों पे केस चल रहा है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है। अब आर्टिकल 139A का खंड 2 भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी हाईकोर्ट का मामला दूसरे हाईकोर्ट में भेज सकता है। मान लो दिल्ली में केस सुन रहा है, चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष नहीं लग रहा है, तो उस केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे 39A क्यों समान महत्वपूर्ण मामलों को एक जगह लाने की शक्ति रे मूल संविधान में नहीं था? यह मैं बता चुका हूं ना, 42 संविधान संशोधन। अब आता आर्टिकल 140 कि एंसिलरी पावर, मतलब आनुषंगिक शक्तियां। इसका काम क्या? 140 है कि सुप्रीम कोर्ट का काम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त सहायता चाहिए, अतिरिक्त शक्तियां चाहिए काम के लिए, तो संविधान बनाने वालों ने सोचा कि भविष्य में कोर्ट को कुछ छोटी मोटी शक्तियां चाहिए, तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, उसको शक्तियां मिलेगी। क्या? उनको शक्तियां मिलेगी। अब आता है आर्टिकल 141 कि अगर उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होगी, बाइंडिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट को कानूनी सिद्धांत तय करना, बाकी सभी अदालतों को मानना होगा। तो मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष कानून की ये व्याख्या होगी। एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनाता है, कानून संसद बनाएगी, लेकिन उस कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। याद रखा, सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनाता, कानून संसद बनाती है, और उस कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो व्याख्या की है, उस व्याख्या पे हाईकोर्ट को वही माननी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट है। जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, सेशन कोर्ट है, उनको भी वो व्याख्या माननी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। 141 ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट संसद की तरह कानून नहीं बनाता, वो कानून की व्याख्या करता है कि भाई ये बात है, और उसकी व्याख्या सारी अदालतों को माननी हो। ठीक, दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पे व्याख्या दी, 5 साल बाद में मान लो वापिस वो केस आया, दोबारा केस में, पुराने केस में व्याख्या को बदल भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ओवरराइड कर सकता है अपने डेफिनेशन को ना, ये भी याद रखना।
अब चलते हैं 142, ये होता है कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस क्या है, ये यूपीएससी के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे। कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या, आर्टिकल 142 में बताया गया है। अगर मान लो कि कोर्ट में केस चल रहा है 20-25 साल से, अगर कोर्ट अपनी तरीके से अगर कानून की तरह केस चलेगा तो कभी भी केस खत्म नहीं होगा, है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे जो किसी मामले में कंप्लीट जस्टिस करने की आवश्यकता हो। अगर सामान्य कानून से पूरा न्याय नहीं हो पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट विशेष आदेश दे सकता है ताकि न्याय अधूरा ना रहे। अब आपको ये क्या परोसे, मान लो दो भाई है, दोनों भाइयों में 20 साल से जमीन के लिए केस चल रहा है, वो जिला न्यायालय गए, हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब समस्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब है। कानूनी अगर तकनीकी जो तकनीक है, कानूनी तकनीक से चलेंगे या सामान्य प्रक्रिया केस की ओर चलेंगे, वो केस 10 साल और चलेगा, फिर भी जजमेंट नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर तकनीकी नियम देखेंगे तो केस तो चलता ही रहेगा। अब कंप्लीट जस्टिस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय दे, कंप्लीट जस्टिस दे कि हम ये आदेश देते हैं कि मान लो कि दो भाइयों में चल रहा था केस कि जमीन बांट दो, कहा कि एक आदमी जमीन ले लो 20 बीघा, मान लो दो भाई कहें कि भाई ये 20 बीघा जमीन मेरी है, तो ए ने कहा 20 बीघा जमीन मेरी है, बी ने भी कहा मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कंप्लीट जस्टिस, एक को जमीन दे देंगे, एक को जमीन जितनी वैल्यू जो मार्केट रेट है उसकी वैल्यू दे देंगे, मुआवजा दे देंगे। तो मतलब दोनों को ही न्याय, मतलब दोनों पक्षों के लिए अंतिम व्यवस्था बनाना, मामला हमेशा के लिए समाप्त। जैसे अगर अयोध्या जजमेंट वाला आया था, ये भी कंप्लीट जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के लिए वो जमीन थी, वो जमीन दी गई। मस्जिद के लिए भी तो अलग से 5 एकड़ जमीन देने की व्यवस्था की। तो ये किससे है, पूर्ण न्याय की 142, मतलब कंप्लीट जस्टिस बोलते हैं, मतलब दूसरे पक्ष को भी देना। तो जजमेंट, अब आपसे कोई पूछे जजमेंट और डिग्री क्या होती है, जजमेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है। देखो, जज ये बताता है कि उसने ये फैसला क्यों दिया, इससे क्या होता है कि फैक्ट आया, तथ्य, रीजनिंग, कानून की व्याख्या सब देता है। साक्ष्यों के आधार पर कहा कि भाई राम ने कोई जमीन खरीदी है, वो ये जजमेंट है, ये राम की जमीन है। तथ्य देखो ये जमीन राम की है, ये क्या है, जजमेंट। डिक्री क्या है, डिक्री होता है जजमेंट को अंतिम रूप से लागू करना। जजमेंट के बाद में जमीन राम को दी जाती है, यह है डिक्री, है भाई। गवाह और दस्तावेज दे के अदालत मानती है कि जमीन राम की, मान लिया, ये जजमेंट है। अंतिम की राम को सौंपी जाती है, ये डिक्री है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे वैसे, आर्टिकल 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आर्टिकल 131 हमने पढ़ा था, है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसका प्रोविजन था परंतु, है ये रहा परंतु। अब इसमें दो तरीके की एडवाइस मांगेगा, एक तो एक तहत, एक दूसरा। पहले देखते हैं 141 का एक। क्या राष्ट्रपति कभी भी सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है मुझे बड़े कानूनी मैटर पे राय दो, तो उनको राय दो तो पूछ सकते हैं राय। 143 करता है अगर राष्ट्रपति को लगे कोई कानून है, लॉ है, कोई फैक्ट है, महत्वपूर्ण कानून है, तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी राय मांग सकते हैं, ओपिनियन। इसे कहते हैं परामर्शी अधिकारिकता, ये एडवाइसरी जुडिशरी, क्या बोलते हैं, परामर्शी अधिकारिकता, अधिकारिकता। क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय मानना जरूरी है, नहीं। राष्ट्रपति उनसे राय लिए लेकिन मानना जरूरी है, नहीं। ये एक एडवाइस है, आदेश नहीं है। मान लो सरकार को संदेह हो कि ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, वो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। ठीक, अब आता है 132 वाला। तो 100 ये 34 कैसे लिख दिया, 143 है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, 134 गलत लिखा हुआ है। 143 का 2, 143 के 2 में लिखा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतु में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद में 5 मिनट, है ना, ऐसे सुनवाई के पश्चात ठीक समझे राष्ट्रपति को उस पर प्रॉब्लम है तो इस पे क्या करेंगे राष्ट्रपति। 131 में लिखा है कुछ पुरानी संधि है, ट्रीटी है, एग्रीमेंट्स है, इन पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांगेगा और सुप्रीम कोर्ट को राय देना कंपलसरी, राय देंगे, ओपिनियन। लेकिन 143 के तहत जो पहले वाला है उस पर राय राष्ट्रपति मांगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है राय, मना भी कर सकता है। देखो, राष्ट्रपति ऐसे विवाद को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज, लिख के ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं। 143 में राय देने से मना कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि मैं राय नहीं दूंगा, 143 का 1 पहला वाला। लेकिन 143 का 2
131 का जो प्रोविजन है ना कि संविधान लागू होने से पहले पुरानी कोई संधिया वगैरह है उन पे राय मांगेंगे तो राय देनी होगी सुप्रीम कोर्ट। जैसे बेरूबारी का केस था, ठीक है, बेरूबारी 1960 वाला केस, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि भाई अगर किसी देश को हमारे देश की सीमा कुछ एरिया दूसरे देश को दे रही हो, इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना होगा, वरना पहले जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 4 का यूज करके संशोधन किया था साधारण बहुमत से, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इसी तरह केरल एजुकेशन बिल पर भी राष्ट्रपति ने राय मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने दी। अयोध्या के ऊपर, अयोध्या रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने राय मांगी कि बाबरी मस्जिद के पहले उस जगह मंदिर था, इस पर राय मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे राय देने से मना कर दिया, मतलब राय नहीं दी। मतलब 143(1) के तहत राय देने से मना कर सकते हैं, 143(2) के तहत राय देने से मना नहीं कर सकते। प्रोविजन 131 वाला कि देश में संविधान लागू होने से पहले पुराने कोई एग्रीमेंट है, कोई संधियां हैं, उन पर राय मांगेंगे, 131 के प्रोविजन में आपको देनी होगी एडवाइस, मना नहीं कर सकते। अब आता है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। भारत के सभी सिविल और न्यायिक जुडिशियल प्राधिकारी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लागू करना है। सिविल प्राधिकारी मतलब डीएम हो गए, एसपी हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, ये क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसको मानना होगा। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस कैदी को छोड़ो तो जेलर को छोड़ना होगा, पुलिस को उसे छोड़ना, ऐसे नियम नहीं मानने, मानना होगा। कौन सा आर्टिकल है आपसे पूछे तो क्या बोलो, आर्टिकल 144। अब देखो 141 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कानून मानो, कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक्सप्लेनेशन किया कानून वो मानो। 144 सुप्रीम कोर्ट की मदद करो, ठीक। अब देखो 145 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यायालय के नियम की सुप्रीम कोर्ट के रूल किस कानून से बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, वो आर्टिकल 145 में लिखा। क्या लिखा है 145 में, इसके बारे में लिखा, मान लो ये लाया कि मान लो सुप्रीम कोर्ट बना, लेकिन अब मान लो सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, उसमें अपील कैसे होगी, फीस क्या लगेगी, जमानत कैसे होगी, रिव्यू कैसे होगा, कौन वकील होगा, अगर ये सारे कानून संविधान में लिख दो संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा, हर छोटी चीज संविधान में नहीं लिख सकते। तो आर्टिकल 145 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने काम के लिए कानून बना सकता है, लेकिन उनको राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए, मंजूरी, अप्रूवल चाहिए। अब आपको लेकर संसद की अप्रूवल चाहिए, नहीं, राष्ट्रपति के लिए अप्रूवल चाहिए। आपको बोले संसद रूल बनाएगा सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने काम के लिए रूल बनाएगा, राष्ट्रपति की अप्रूवल। तो मतलब 145 सुप्रीम कोर्ट का रूल बुक है। 145 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन वकालत करेगा, इनके रूल तय कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कौन तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अपील कैसे होगी, ये सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार के ऊपर कैसे लागू करने की अपील हो, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। रिव्यू प्रक्रिया 137 वाली सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब आता है 145 का क्लोज 2, इसमें समझो कि सुप्रीम कोर्ट में हर केस को सभी जज मिलकर नहीं सुनते ना, कि मान लो एक केस को एक जज सुने, 5 सुने, अगर एक जज है वो होगा सिंगल बेंच, 2 जज है तो डिवीजन बेंच या डबल बेंच बोलते, 3 जज हो गए उसको लार्जर बेंच बोलते। मतलब एक जज सिंगल बेंच, 2 डिवीजन बेंच, 3 लार्जर बेंच, 5 या उससे अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर सुप्रीम कोर्ट नियम बनाता है कि किस मामले को कितने जज सुनेंगे, क्योंकि छोटा मामला कह दे डिवीजनल बेंच के, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन सी बेंच, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच तय करेंगी। लेकिन अगर संविधान से संबंधित कोई क्वेश्चन है या राष्ट्रपति आपसे अगर परामर्श मांग रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी, 5 से कम नहीं हो सकता। देखो संविधान से संबंधित मतलब 132 वाला कोई आया, संविधान के निर्वहन इंटरप्रिटेशन का सारवान प्रश्न आता है, आर्टिकल 132 में बताया था, तो 5 जज बैठेंगे, डिवीजन बेंच वाले नहीं 5 बैठेंगे। आर्टिकल 143 में भी 5 जज बैठेंगे। तो ये तय कहां से हो रहा है, आर्टिकल 145। अब मान लो, परंतु में बता रहे हैं कि देखो ये परंतु देर का, इसमें सीधा सा बता देता हूं कि 2 जज मतलब डिवीजन बेंच है, 2 जजों की, लार्जर बेंच है 3 जजों की। मान लो लार्जर बेंच कोई केस सुन रही है और उसी केस में केस के अंदर ऐसा आता है कि नहीं संविधान का को मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है, तो वो केस हाथीवार ट्रांसफर हो जाएगा 5 जजों वाली बेंच। मतलब संविधान वाला बीच में प्रश्न आए तो क्या होगा, केस में हाथीवार ट्रांसफर हो जाएगा। कोर्ट कोई भी निर्णय देगा खुली अदालत में देगा, राष्ट्रपति को भी एडवाइस देगा खुली अदालत में देगा। कोर्ट में डिवीजन बेंच, लार्जर बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इनमें जो भी निर्णय होंगे वो मेजोरिटी से होंगे, बहुमत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में राय, मान लो 5 जज बैठे, जजों की राय, 3 जज राय हाँ कहेंगे, 2 ना, तो क्या मेजोरिटी का ही माना जाएगा।
दूसरा 100 आगे आते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 145 क्या रूल बुक है सुप्रीम कोर्ट। 146 सुप्रीम कोर्ट में लोग कौन होंगे, स्टाफ, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, क्लर्क हो गया, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, इन सब की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन राष्ट्रपति कुछ नियम बना दे कि कुछ विशेष मामलों में आपको यूपीएससी से सलाह लेनी होगी, तो सीजीआई हर स्थिति में अलग नहीं, यूपीएससी से भी सलाह लेंगे। इन कर्मचारियों की वेतन भत्ते पेंशन वगैरह सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। पैसा कहां से आएगा, सुप्रीम कोर्ट के खर्च का पैसा भारत की सिंचित निधि पे भारित होंगे, इस पे लोकसभा में वोटिंग नहीं होगी, ठीक। अब आपसे पूछे तो आप ये जवाब दे सकते। इसी के साथ सारे आर्टिकल खत्म, और 146 तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, बोलो, किसी को पूछना है कुछ।